नमस्कार मित्रों, मैं हूं यशवंत तिवारी, आपका दोस्त और मेड डिवाइस का होस्ट। आज हमने एक विशेष मेहमान को आमंत्रित किया है। इस मेहमान के बारे में मैं आपको बताऊं तो इनकी कहानी बहुत ही लंबी, बहुत ही संघर्षपूर्ण, लेकिन उतनी ही उत्तेजनाओं से भरी हुई है, क्योंकि उनका जीवन जहाँ से शुरू हुआ और आज वो जिस मुकाम पे है, इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो जमीन और आसमान का अंतर है। जिन्होंने नौकरी करने के बाद व्यापार शुरू किया और व्यापार की उच्चतम शिखर पर जा रहे हैं, एन इमर्जिंग एक्सपोर्टर रमेश चक्रवर्ती। रमेश जी, आपका हार्दिक स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए। और मैं चाहता हूँ कि ये जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं आप सफल हो। धन्यवाद। हाँ, मेरे पास प्रश्नों की बहुत बड़ी रूपरेखा है। मैं प्रश्नों का शुरुआत पहले प्रश्न से करता हूँ। सबसे पहले आप बताइए कि आपका बचपन कैसा था? देखो, मैं बचपन एक छोटा सा गांव है बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट में, कुमिद्या करके एक गांव है। अच्छा। वहाँ से हमारा जन्म कर्म सब वहीं से हुआ है। और एक टाइम पे ऐसे गांव था जो गांव हरे भरे था, जहाँ पे बिल नदी खेत से भरा हुआ गांव था। वाह। पढ़ाई का इतनी ज़्यादा कुछ महत्व वहाँ पे था नहीं है, क्योंकि सारे 90% से ऊपर आदमी खेती से निर्भर था वहाँ पे। अच्छा। तो वैसे ही घर पे, लेकिन मेरा फादर झारखंड में नौकरी में थे, तो हमारे घर में सरकारी नॉकरी था। झारखंड में किस डिस्ट्रिक्ट में? झारखंड में उस जमाने में हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, लेकिन आज तभी तो उस समय बिहार हुआ करता था एक्चुअली। अच्छा, उस समय अनडिवाइडेड बिहार था। अनडिवाइडेड बिहार था उस समय। और अभी वो करेंटली बोकारो डिस्ट्रिक्ट है। वेरी गुड। मे बी जमशेदपुर? नो, इट इज नॉट जमशेदपुर। ये हाँ, ये आपको बोकारो थर्मल जो है ना, बोकारो जो स्टील प्लांट है ना, बोकारो स्टील, वो डिस्ट्रिक्ट है। ये वेरी क्लोज टू धनबाद। जो कोल माइंस। मेरा फादर भी कोल माइंस में था। ओके। सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड CCL करके, उसमें आप जॉब करते थे, टेक्निकल हुआ करते थे। मेरा जो पिताजी अभी भी है यहाँ पे, स्वस्थ है और 88 ईयर्स की है। अरे वाह, बहुत खुशी की बात है। गांव में है। ओके, रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड। नॉट टायर्ड। वेरी एनर्जेटिक। और डेली हमसे फोन पे बात करते हैं। ओके। कई बार हम मुंबई में आ चुके हैं। अरे वाह, बहुत खुशी की बात है। ये हमारा बैकग्राउंड है। हमने स्कूल का जो पढ़ाई गांव से ही किया है, फिर वहां से हमने हॉस्टल लाइफ शुरू किया था 11 से। अच्छा। 11-12 गांव के एक हॉस्टल में था, हमारे गांव से अराउंड 30 किलोमीटर दूर में। बहुत अच्छी स्कूल था वो, आपको आवासिक टाइप का ही स्कूल था। ज़्यादा से ज़्यादा 80% वहाँ पे हॉस्टल में रहते थे। वहाँ से हमने पढ़ाई किया, फिर हमने ग्रेजुएशन किया, फिर हम पापा के पास चले गए हम लोग। फिर वहाँ पे झारखंड से हमारा ग्रेजुएशन, हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर बाद में हमने MBA किया है LN मिश्रा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से। कहाँ है ये LN मिश्रा? मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर बिहार। अरे बहुत बढ़िया। अब जब गांव की आप बात करते हैं कि हमारा बचपन कैसे कटा है, हमारा वहाँ पे आपको पहले ही बताया कि पढ़ाई का इतने ज्यादा वो नहीं था उस समय, क्योंकि सब महत्व नहीं था। मीन्स के वहाँ पे फैसिलिटीज नहीं था उतना। बिल्कुल। कि आपको नजदीक में स्कूल हो, आपको जैसे हम हाई स्कूल में पढ़ने जाते थे, हमारे गांव से करीबन 2 किलोमीटर दूर में, और बीच में छोटा सा नदी भी था। तो ये सब करके हमने पढ़ाई किया है। बट हमने बचपन तो बचपन होता है, एक रिदम में अपना चलते गया सब चीज़। हमारे फादर का ये था कि नहीं, पढ़ाई मेन है तो आप पढ़ाई करो। अरे वाह। तो हमने उस रिदम में करते करते यहाँ तक पहुँचे। फिर बाद में हमने जब मास्टर डिग्री किया, हमने बायोलॉजी से मास्टर डिग्री किया है, MSc बायोलॉजी। मेरा सब्जेक्ट था बॉटनी। अरे वाह। तो वैसे जब किया तभी फ्रेंड सर्कल आया, सबने माइंड सबका अलग अलग चलने लगे कि क्या क्या करना चाहिए। तो हमने उस समय डिसाइड किया कि हमारे को मैनेजमेंट करना चाहिए। और मैं MBA किया है, स्पेशलाइजेशन था मेरा मार्केटिंग, LN मिश्रा से किया है। उसके बाद हमारे को, हमने जो सोचा था कि कोई बड़ी सिटी से हम लोग अपना कैरियर शुरू करेंगे, तो हमने शुरुआत किया था मुंबई से। अरे वाह। तो मेरा नौकरी ढूंढने मुंबई आए थे या नौकरी मिल गई? और मुंबई नौकरी एक तो मिला था हमको, बट वो नौकरी 7 दिन की नौकरी थी। टिक टैक ऐसे जॉब? नहीं, वहां से ही मिला था हमको। अच्छा अच्छा अच्छा। हमारा जैसे प्लेसमेंट वगैरह होता है ना, उस प्लेसमेंट से ही था। अच्छा। तो वहां पे हमने एक कंपनी मिला था, वहां से आया। तो एक चाहिए था ना, उनको एक्चुअली हेड ऑफिस था केरला में। हमने मना कर दिया कि केरला नहीं जाएंगे, मुंबई है तो बताओ। बोले ठीक है, हमारा एक छोटा सा
वहाँ पे ऑफिस है, आप वहाँ ज्वाइन करो। अच्छा। बट वो हमारे लायक काम नहीं था, दो इट इज रिलेटेड टू केमिकल्स, हमारे को इंटरेस्ट था, बट तभी भी कंपनी उतना मैच्योर नहीं था उनका। हाँ, तो हमने नहीं सोचा कि नहीं वहाँ पे हमारा ठीक होगा नहीं, तो छोड़ दिया। बाद में हमने एक ग्लैक्सो का सिस्टर कंसर्न था उस समय, यूनिवर्सल मेडिकेयर में मैनेजमेंट ट्रेनिंग के हिसाब से ज्वाइन किया था। अरे वाह। बट इट्स अ वेरी शॉर्ट टाइम, इट्स अ 3 months। ओके। 3 महीने के बाद हमने डायग्नोस्टिक में कदम रखा है। और डायग्नोस्टिक्स को गले लगाया और अभी तक लगाए हुए हैं, अभी तक का तभी से जीवन भर का साथ बना लिया हाँ। डायग्नोस्टिक्स के साथ। और डायग्नोस्टिक ऐसे प्यार आ गया डायग्नोस्टिक से, कोई और फील्ड पीछे मुड़ के देखे भी नहीं है। अरे वाह। तो डायग्नोस्टिक्स आपने या मुंबई में, रैपिड में? मुंबई में रैपिड डायग्नोस्टिक्स में हमने यहाँ पे एज सेल्स एग्जीक्यूटिव। अरे वाह। एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव ज्वाइन किया था यहाँ पे। हाँ। और मेरा जो रिपोर्टिंग जिनको करते थे, हाँ। हमारा बीच में कोई ऐसे कोई एरिया मैनेजर ऐसे नहीं था, सीधा वाइस प्रेसिडेंट। अरे वाह। हाँ, क्योंकि उस समय जब आपने देखा तो रैपिड डायग्नोस्टिक्स जस्ट शुरू किया था। हाँ, शुरू किया था, और स्मॉल कंपनी, इट वाज स्मॉल इंपोर्टर कम डिस्ट्रीब्यूटर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। डेफिनेटली आज बहुत बड़ी हो गई, उसका बहुत बड़ा बनाने में जो बहुत लोगों का योगदान है उसमें से आप भी एक है। मैं भी मानता हूँ, क्योंकि ऐसा होने का पीछे रीजन था, हमारे जो सीईओ थे डॉक्टर भरत जिंदाल, उन्होंने हमको आज जो भी मैं हूँ उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू डॉक्टर जिंदाल, क्योंकि उन्होंने हमको इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, इतना आगे बढ़ाने का काम किया है। तो हमने सीखा है बहुत सारी चीज़ उनसे, काफ़ी सारा चीज़ सीखा है, काफ़ी सारा क्या, अब तो मैं बोल सकता हूँ कि सब कुछ सीखे हैं। जैसे डोमेस्टिक तो हमने खुद डेवलप किया है। मैंने शुरुआत किया था ओनली मुंबई से। अरे वाह। हाँ, पहले हमको जॉब जो दिया था, जोनल मैनेजर तक की पोस्ट पर गए उस कंपनी में 20 हाँ। साल में। तो मुंबई के बाद कैसे कैसे एक्सपेंशन हुआ? मुंबई में हमने शुरुआत किया था सेल्स एग्जीक्यूटिव, ओनली मुंबई का हाफ, ओनली सेंट्रल एंड हार्बर, फ्यू मंथ्स। उसके बाद जो मेरा बॉस थे मिस्टर संजय आफले, दुर्भाग्य बस से वो अभी है नहीं है दुनिया में, उनका एक डेथ हो गया एक्सीडेंट में। ओह सॉरी। हाँ, सो उन्होंने हमको काफ़ी सिखाया, काफ़ी प्यार करते थे वो, क्योंकि वो इतनी बड़ी पोस्ट पे था, मैं सबसे छोटे पोस्ट पे, तो हमको सारे सिखाया उसने। तो हमने 3 महीना जब हमने मुंबई का जो हार्बर एंड सेंट्रल दोनों देखता था, बाद में बोला कि ठीक है आप पूरा मुंबई देखो। अरे वाह। तो आई हैव स्टार्टेड टू सर्च डिस्ट्रीब्यूटर फर्स्ट। हमको भाषा का ठीक ज्ञान नहीं है मुंबई का, कुछ ऐसे भाषा था जो मैं जब जाता था वो लोग बोलते हैं चलेगा, तो हमने सोचा कि लेने वाला है, चलेगा मतलब लेने वाला है। बिल्कुल। तो मैं बहुत आशा में रहता था कि भाई चलेगा मतलब आप नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो ऑर्डर हो जाएगा। तो मैंने जो बोलता था मेरे पास ये प्रोडक्ट है, और चलेगा। वो ये कहना चाहते कि उनके पास अभी भी माल पड़ा हुआ है, उनका माल अभी और बहुत दिन चलेगा। वो आज मैं समझता हूँ उस चीज का। बाद में बोलते थे कि नहीं जूना वाला पड़ा हुआ है। हाँ। तो मैंने बोला ठीक है, जूना वाला क्या है भाई? उनको बाद में तो पूछा जूना क्या होता है, बोलते अरे पुराना है। तो हमको तो नहीं पता था ये लोकल लैंग्वेज। हाँ। तो ये सब चीज हमने फेस किया है। हाँ, भाषा की परेशानी थी। और आपको ही पता है जब कोई बाहर से आते हैं तो हम लोग इतना ज़्यादा यूज टू ओनली हिंदी में हम लोग यूज टू था। यहाँ पे भी हिंदी चलता है ज़्यादातर, लेकिन थोड़ा सा अलग टाइप का है। जैसे हम लोग शुद्ध हिंदी बोलते हैं वहाँ पे बिहार झारखंड में। हाँ। थोड़ा सा मिक्स रहता है। मुंबई की हिंदी मुंबईया हिंदी तेरे को बोला ना मेरे को पता नहीं। एग्जैक्टली ऐसा सब होता है। तो ऐसा थोड़ा सा, लेकिन उस चीज में भी आई एंजॉयड डायग्नोस्टिक। ओके, गुड। हमने सबसे बड़ी बात है, हमने जो भी आज की डेट में टॉप डिस्ट्रीब्यूटर है मुंबई का, ये सारे को मैंने स्टार्ट कराया था रैपिड से। वाह। जितना भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर से मैं गया उनके साथ आज भी एकदम घर की रिलेशन है उनके साथ। वाह। आज भी मैं जाता हूँ तो बहुत हमको इज्जत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो ये हमने इतना साल में कमाया। तो धीरे धीरे मुंबई करने लगे। फिर 3-4 महीने के बाद बोला ठीक है थोड़ा सा बाहर भी आप करना शुरू करो। हाँ। देन आई स्टार्टेड आउटसाइड ऑफ मुंबई। हाँ। हमने स्टार्ट किया था नासिक से। पहली बार गया नासिक, जलगांव, धुले, औरंगाबाद। हाँ। ये चारों जगह पे मैंने डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करके ऑर्डर लेके आया। वाह। फर्स्ट विजिट में। वाह। उसके बाद महीना में मेरा चालू हो गया एक टाइम आपको उस एरिया में। फिर उन्होंने जो हमारे सर थे बोला कि चलो थोड़ा सा और कुछ। इन द मीन टाइम मेरा शादी हुआ। हाँ, 98 में आपने करियर स्टार्ट किया था। 98 में हमने शुरुआत में ही शुरू किया था। तो 99 एंड में मेरा शादी हुआ। हाँ। तो 2 साल के आसपास मेरा तब तक एक्सपीरियंस भी हो चुका था। ओके।
उसके बाद हमारे को फर्स्ट टाइम बोला कि आप थोड़ा सा गोवा स्टार्ट करो। हाँ। तो देन स्टार्टेड गोवा आल्सो। ओके। तो गोवा में जाने के लिए आपको एक्साइटमेंट था कि गोवा जाके घूमूंगा या काम करने के? ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है आपका। हाँ। मेरा जो सर ने बोला कि भाई गोवा भी तुम करना, बोले सर मैं अभी जाऊंगा शादी करने के लिए, तो अभी नहीं जाऊंगा मैं। और ठीक है तुम अच्छा से आ जाओ, फिर उसके बाद तुम सोचो कब जाओगे कैसे जाओगे। मैंने जब आया यहाँ पे तो उन्होंने बोला कि भाई अकेले क्यों जा रहे हो, 2 दिन काम कर लेना, वाइफ को भी लेके जाओ, घूम भी लेना उधर। ही वाज अ वेरी मतलब एकदम माय डियर पर्सन। हनीमून का फील्ड वर्क टुगेदर। बोला कि आप जा ही रहे तो जाओ, कंपनी का पैसा से जाओ, घूमो फिरो, काम भी करके आओ। लेकिन मेरा दोनों हुआ एंड इट वाज सक्सेसफुल विजिट फॉर द रैपिड डायग्नोस्टिक। मैंने जाके वहाँ का जो सबसे अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर है, मैं उनको डिस्ट्रीब्यूटर बनाया एंड मैं ऑर्डर लेके आया। उस समय क्या होता था कि राइटिंग पैड में ऑर्डर देना, स्टैम्प देके वो लाके कंपनी में जमा करना, मजा आता था। तो लेके आया मैंने। तब की टेक्नोलॉजी वही थी, मैनुअल ऑर्डर देना। तो बढ़िया। तो आप पहले विजिट गोवा पे हनीमून मनाने भी गए और वहां से ऑर्डर भी लेके आए। वेरी गुड। तो मेरा कंपनी भी खुश, बोले दोनों काम करके। और कंपनी से के पैसों से हनीमून मनाकर आप भी खुश, मैं भी खुश, तो दोनों काम हो गया। बढ़िया। और फिर धीरे धीरे करते करते और भी 4-5 साल गए, हमारा भी प्रमोशन हो गया। चलो एरिया मैनेजर हो गया, फिर रीजनल मैनेजर हो गया। 2006 में हमको बोला कि आपको और एक एरिया करना है। सो मैंने पूरा ईस्ट मेरे को दिया। इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम बिहार टू नॉर्थ ईस्ट, सेवन सिस्टर्स, करेक्ट, इंक्लूडिंग बिहार, झारखंड, वेरी गुड, वेस्ट बंगाल, व्हिच इज योर होम टाउन लाइक। यस। हमको देने के पीछे ये रीजन है क्योंकि आप बिलोंग्स करते हो उस जगह से, आप बेटर हैंडल कर सकते हो, बेटर आप अंडरस्टैंडिंग होगा। वेरी गुड। वेस्ट बंगाल बहुत बड़े स्टेट है। बिल्कुल। तो झारखंड से आप खुद बिलोंग करते हो। बिल्कुल। बिहार आपको भाषा है, आप जानते हो, पढ़ाई की है अपने बिहार से। तो ये सब देख के डॉक्टर जिंदल हमको दिया एंड गॉड ग्रेस, उनका भी कोऑपरेशन एकदम पीक तक मैंने लेके गया। एंड एक टाइम में ऐसे ऑर्डर था जो कभी हम भी नहीं सोचे थे कि ऐसा होगा। डॉक्टर्स ने हमको काफी सपोर्ट किया है, जो एमडी पैथोलॉजिस्ट है, जो हॉस्पिटल्स है। मतलब मैं गया तो समझ लो, बोले कि अरे दोस्त आया है, चलो आप आपको डॉक्टर्स का सपोर्ट मिलने का रीजन क्या था? आपका नॉलेज, आपकी सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, या एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि जब डॉक्टर से हम मिलते थे तो जो आपको जो कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज बोलो आप, जो आपको जो कम्युनिकेशन है, उनको अच्छा लगता था कि अरे बिहेवियर, सबसे पहले बिहेवियर्स उनको लगता था नहीं आदमी एकदम सही है, कोई गलत काम नहीं होगा, तो हमको सपोर्ट करते थे वो। अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स जो एक एरिया का किंग जिसको बोलते हैं ना, एक एरिया का आप देखेंगे ऑलवेज कोई ना कोई की ओपिनियन लीडर हर टेरिटरी में होता है। वो मेरा एक्चुअली सबसे अच्छा रिलेशन उनके साथ होता है। अरे वाह। तो जब लीडर आपको मिल गए तब तो उन्होंने ऐसे डॉक्टर्स है जो हमारे लिए भी मार्केटिंग करते थे। बोले कौन नहीं ले रहा है, क्या प्रॉब्लम है, मैं बात कर लेता हूँ, मेरे पास है ना आपका मशीन, कैसे नहीं लेगा। बिल्कुल। सो ही सपोर्टेड दैट वे। Okay. So many doctors have supported you that way in various territories. Exactly. Of East. Yes. Wow. Great. So ये एक हमारा एक बहुत अच्छा, जिसको बोलते हैं आपको सपोर्ट फ्रॉम द डॉक्टर्स, ये मिला है। डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी सेम वे बोल सकते हो। डिस्ट्रीब्यूटर्स भी आज भी जो भी हम किए हैं आज का हमारी कंपनी का, बिकॉज ऑफ दैट रिलेशन। ऐसे तो नहीं है कि कोई भी आदमी गया यार आपको प्रोडक्ट ले लेगा। बिल्कुल। So आपको फेस पहले देखेंगे, क्या रही पहचान वाला है, चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं। अगर आपको प्राइस एंड प्रोडक्ट अगर ठीक है, देन इट विल बी कंटिन्यूड। बिल्कुल। लेकिन आपको जो रिलेशन है आप वहां जा सकते हो पहला। बिल्कुल। सो दैट रिलेशन आई मेंटेन स्टिल नाउ सबके साथ। तो यू आर मींस ऑब्टेनिंग योर पर्सनल कंपनीज बिजनेस आल्सो बिकॉज़ ऑफ आउट ऑफ दैट रिलेशन। डेफिनेटली। मैंने आपको पहले ही बोला, जो भी हम सीखे हैं तो सीखने की जगह तो एक ही है, जहां से हमने 20 साल करके आया था, वहां पे जो मैंने रिलेशन डेवलप किया। इसके पहले एक और चीज है जो बोलना बहुत जरूरी है। जब हमने 2003 में 3 का एंड मतलब 4 बोल सकते हो, तो जो हमारे यहाँ पे जो इमीडिएट जो बॉस था मेरा, जो जिनका नाम बताया संजय आफले, उन्होंने छोड़ दिया कंपनी। ऑस्ट्रेलिया गए थे। ऑस्ट्रेलिया गए थे। वहां पे उसको रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गया था। तो उन्होंने जब छोड़ा, वो एक्चुअली की पर्सन था रैपिड डायग्नोस्टिक के लिए, बहुत सारे प्रोडक्ट्स लेके आते थे, ड्रेसिंग पर्सनैलिटी। तो उन्होंने बाहर जाते थे डॉक्टर जिंदाल के लिए सोर्स करने के लिए। अब वो नहीं है
तो हमको एक अपॉर्चुनिटी मिला। हाँ, तो आपने हमको बहुत सारी विदेश यात्राएं भी की है। बहुत सारे। किस किस देश घूमा है आप? हमने जितना सोर्सिंग के लिए बहुत सारे, जहां पर भी बड़े एग्जीबिशन होता था, हाँ, वहां पे रैपिड डायग्नोस्टिक बिल्कुल जाते थे वहां पे। ओके चाहे डॉक्टर जिंदल और मैं दोनों, ओके, या तो मैं खुद अकेला, अरे कि वो वाह, नहीं जाएंगे तो जाओ तुम देख के आओ क्या मिलेगा, हाँ, क्या नया प्रोडक्ट देख के आओ। हाँ, उनको एक जुनून था उस समय कि हमको प्रोडक्ट्स इस समय लाना है, हाँ, किट्टी में प्रोडक्ट बास्केट भरा होना बास्केट चाहिए। में भरा होना चाहिए। और उसको आइडिया भी मैं देता था कि हाँ, सर हम लोग को ये प्रोडक्ट का, क्योंकि मैं फील्ड में काम करता था, मैं सही तो बात, फील्ड कभी हाँ, छोड़ा नहीं है, आज भी नहीं डायरेक्ट छोड़ा। टच था आपका। डायरेक्ट टच था, हमारा नीचे काम करते थे, जैसे आप लोग जैसे मित्र थे, जो कंप्यूटर था, सबसे मैं पूछता था कि अभी आज का रेट में डिमांड क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे एक जमाने में मलेरिया एंटीजन जब आ रहा था, हाँ, तो वहां पे सब वो फॉरेन कंपनीज ही एक दो था। हाँ, अब क्या था, हमारे को था कि जल्दी से जल्दी लाना है उसको। ओके तो उस बार का टारगेट था कि हमको कुछ भी करो, एक प्रोडक्ट लाना है तो मलेरिया लेके आना है। ओके, यहाँ पे तो बनाना पॉसिबल नहीं है, आप बाहर में सोर्स करो, हम्म, वहां से लेके आओ। ओके, तो एक प्रोडक्ट के लिए कम से कम 2-3 एग्जीबिशन जाना पड़ता था, हाँ, कि जब वहां पर भी जाओ। तो ऐसे देखा जाएगा तो मेन सबसे बड़ी जो एग्जीबिशन होता है वो मेडिका जर्मनी, एवरीवन नोज इन दिस। यस यस यस, उसके बाद आपको आता है मेड लैब दुबई में, ठीक है। इसके बाद बहुत जैसे AACC, ठीक है। फिर एक फाइम करके आता है यूएस में, ओके, वो भी मैंने गया, वेरी गुड, और मायामी में होता है वो। हाँ, इसके बाद आपको होता है आपको साउथ कोरिया में, ओके, सियोल में होता है, सियोल में, वहां पर भी गया। एक एग्जीबिशन था मॉस्को में, ओके, नॉर्मली जाते नहीं है कोई, हाँ, वहां पर भी मैंने इंडियंस नहीं जाते हैं। इंडियंस नहीं जाते हैं। इवन कुछ जो एग्जीबिटर है उसमें कुछ चाइनीज जाते हैं, ओके, कुछ अमेरिकन जाते हैं। मतलब इट्स नॉट ए वेरी बिग एग्जीबिशन, बट इट वाज वेरी गुड एग्जीबिशन। ओके, बड़ी लिमिटेड जाते थे, लेकिन एग्जीबिटर भी लिमिटेड, जो आपको यूएसएसआर का रिलेटेड जो कंट्रीज है वही अटेंड करते थे, डेलीगेट्स वहीं के हुआ करते वहीं थे। के हुआ करता। ज्यादा से ज्यादा इंडियंस और ये सब एशिया का बहुत कम जाते थे। Okay. जाके देखा, बट उस समय एक्चुअली दिसंबर में होता है, बहुत ठंडी भी होती है उस हाँ समय, हाँ ठीक है। इसके बाद आपको जैसे जापान में जकला होता है, हाँ, वहां जकला, पर, राइट, तो ऐसे देखा जाएगा तो कंपनी को विजिट करने के लिए भी डॉक्टर जिंदल कई बार हमको साथ में लेके जाते थे कि आप चलो, जो भी चीज़ एक्सप्लेन करना है, कोई चीज़ जरूरत है तो आप साथ में रहो। ऐसे भी कई सारे कंट्री, जैसे यूके गया उनके साथ, अच्छा, ठीक है। यूके, जर्मनी, जापान, रशिया, कोरिया, चाइना, ऑब्वियसली सारी कंट्रीज, दुबई, सभी जगह जाकर आए। जो एग्जीबिशन में दूसरी बात है, मेन जो सोर्सिंग होता था प्रोडक्ट्स का, सारे सोर्सिंग का जड़ रहता था आपको चाइना। तो चाइना जाना है, मतलब कोई जैसे कि एक प्रोडक्ट को आपको अच्छा लगा, सो यू हैव टू विजिट देयर फैक्ट्री आल्सो। वेरी ट्रू। तो हमने साल में कभी 5 बार, कभी 6 बार भी जाते थे हम। ओके, तो जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर ऑडियंस, अपने दर्शकों की जानकारी के लिए आप ये बता पाएंगे कि आप जब आउटसोर्सिंग के लिए किसी भी कंट्री जाते हैं, इंक्लूडिंग चाइना, आप उनकी फैक्ट्री विजिट करते हैं, तो फैक्ट्री में आप क्या क्या चीजें आप ऑब्जर्व करते हैं जो एब्जॉर्ब करने लायक होती है एज एन इम्पोर्टर? करेक्ट। तो जो फैक्ट्री हम जाते थे, सबसे पहले उनका इंफ्रास्ट्रक्चर दिखना है। हाँ, सबसे पहले उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखना है। हाँ, और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे आपने देख लिया तो आपको लगेगा कि कंपनी इज डिजर्व, इनका उसके इंफ्रास्ट्रक्चर का मींस दे आर दे रियल मैन्युफैक्चरर और नॉट। पहले तो ये आपको सबसे पहले करना है, क्योंकि आपको चाइना में आपको अगर एक्सपीरियंस होगा कई सारा, उस जमाने में खुद सबने क्लेम करता था वी आर द मैन्युफैक्चरर। यस, ठीक है, लेकिन करेक्ट है कि नहीं है, आप फैक्ट्री विजिट करोगे तो पता चलेगा। बिल्कुल। तो इसलिए फैक्ट्री जाना बहुत जरूरी था। बिल्कुल, कि हाउ दे आर मैन्युफैक्चरिंग, जुगाड़ का काम नहीं है, दे आर रियल मैन्युफैक्चरर। ट्रू। तो ये सब पहले देखना। इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स उनका बिल्डिंग क्या है, ऑटोमेटेड मशीन से करता है कि नहीं। हमारे को तो मेनली था रैपिड टेस्ट का मेन था उस समय। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स था। बिल्कुल। तो इंस्ट्रूमेंट्स अगर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो जाने के बाद दिखता था कि हाँ लाइन से मशीन बना रहे हो, असेंबली लाइन पूरी है, ठीक है, कैपेबल इंजीनियर्स है। और अगर रैपिड टेस्ट देखते हो उनका ऑटोमेटेड मशीन से बन रही है, ठीक है, कितनी कितनी कंट्री में वो सप्लाई करते हैं। ये सब सारे डिस्कशन होता था, तो समझ में आता था नहीं दे आर, वो डेटा भी शेयर करते थे। जैसे फॉर एन एग्जांपल कोई चाइनीज कंपनी है जो रैपिड टेस्ट बना रही है, अगर वो दावा करता है, ऐसा क्लेम करते हैं कि वो यूरोपियन कंट्रीज में
एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके डेटा भी आपको शेयर करते हैं? नहीं करते हैं, सिर्फ मुंह जबानी बताते हैं। तो बताते हैं कि हमारा सप्लाई यूएसएफडी अप्रूव्ड है। ओके। आपको देखो, जैसे होता है कि आप किसी ने बोला कि यूरोप में मैं करते हैं, वो उससे बदले में दूसरा चीज बताते हैं कि हमारा प्रोडक्ट सी अप्रूव्ड है। हाँ, यूरोपियन सी अप्रूव्ड है, मतलब दे मे बी सप्लाइंग टू यूरोप। किसी का प्रोडक्ट, जैसे एक प्रोडक्ट के नाम बताते हैं, उस जमाने में हमने बहुत अच्छा बिजनेस किया है, वो है ड्रग ऑफ एब्यूज टेस्ट। यस, ड्रग ऑफ एब्यूज टेस्ट इंडिया में भी हम लोग बेचते थे। हाँ। लेकिन आप कहीं से भी लेके आओ, हाँ। वो प्रोडक्ट को यूएसएफडीए अप्रूव्ड होना चाहिए। बिल्कुल, दिस इज द प्रायोरिटी। वेरी ट्रू। तो क्या करते हैं कि वो हम लोग को वो यूएसएफडीए का सर्टिफिकेट देते थे कि भाई आप हाँ, मतलब करते ही है। यूएसएफडीए का सी मार्किंग वाला सी सर्टिफिकेशन मिल गया, इसका मतलब कि इट मीट्स द इंटरनेशनल यूरोपियन स्टैंडर्ड्स। यस, बिल्कुल। सो वैसे ही एफडीए तो ये सब करते थे। और दूसरी बात है, हम लोग जब भी हम लोग बात किए हैं, जितना भी हम लोग का सोर्स था उस जमाने में, चाइना का वो सब टॉप मैन्युफैक्चरर्स था। ओके। अच्छे से अच्छे कंपनी से ही हम लोग बात करते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे छोटे छोटे कोई मैन्युफैक्चरर से बात नहीं होता था, और काफ़ी सक्सेसफुल वे में हम लोग ने उनका मार्केटिंग किया है। ओके। उसके बाद धीरे धीरे ट्रेंड भी चेंज होते गया। हाँ। ट्रेंड का सबसे बड़ा चेंज है रैपिड टेस्ट की। अगर बात करते हो तो ट्रेंड कैसा हो गया कि बाद में मैन्युफैक्चरिंग में आ गया इंडिया। हाँ। पहले पूरे के पूरे इंपोर्ट होता था, और इंपोर्ट करने में उस समय बहुत आसानी होता था। हाँ। इंपोर्ट के लिए बहुत ज्यादा कुछ डॉक्यूमेंट नहीं लगता था। 2-3 साल पहले भी इंस्ट्रूमेंट के लिए कुछ भी नहीं लगता था। अभी वो दैट वाज आल्सो रेगुलेटेड। करेक्ट। पहले इंपोर्ट लाइसेंस के लिए बहुत ही इजी था, फॉर्म 9 फॉर्म 10 लेना अगर जरूरत है भी, इट वाज वेरी इजी। करेक्ट। महीना भर के अंदर सारे डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएगा। बिल्कुल। बाद में प्रोडक्ट्स को कैटेगरी आ गया, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, डी कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, लाइफ सेविंग। तो धीरे धीरे ये भी थोड़ा सा चेंज होते गया, उनका प्रोसीजर चेंज होते गया। तो थोड़ा सा डिफिकल्टीज भी आने लगा। और जब इंडिया में बनने लगे तो शुरुआत में आदमी सीट लेके काम करता था। कि अनकट सीट लेके कट करके मेड इन इंडिया करके बेचते थे। बाद में वो भी डिफिकल्टीज इन द सेंस ऑफ प्राइस। अगर आप अनकट सीट लेके आओगे और यहाँ कोटिंग करोगे, तो दोनों में प्राइस का बिल्कुल फर्क आएगा। तो धीरे धीरे अभी तो मेरे हिसाब से रेयरली अभी अनकट सीट ला करके अनकट सीट जो रेयर प्रोडक्ट है उसकी आती होगी। नॉर्मल कोई प्रोडक्ट का भी अनकट सीट नहीं है। सारे कंपनीज यहीं पे बनाते हैं। इसका पीछे और एक भी चीज है। तो पहले जमाने में जैसे जब स्टार्ट होता था, जैसे आपको इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स ही आते थे, तो धीरे धीरे का ट्रेंड चेंज हो गया, अनकट सीट आने लगे। लेकिन अनकट सीट में भी दो एक डिफिकल्टीज था। डिफिकल्टीज इन द सेंस प्राइस भी एक ये होता था, और एक मेन इंपॉर्टेंट था उस जमाने में कैपेबल जो कोटिंग का जो साइंटिस्ट है, या तो जो R&D पर्सन बोलते हैं ना, इसका भी कमी था। बिल्कुल। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर भी बहुत कैपेबल पर्सन भी तैयार हो गया, जो कोड कर सकते, स्किल्ड पर्सन तैयार हो गया। तो इसलिए जरूरत नहीं था कि सीट वहां से इंपोर्ट करने के लिए। बिल्कुल। प्रोटीन्स बाहर से आता था, वो भी सोर्सिंग आइदर चाइना होता था या तो यूरोप और अमेरिका भी होता था। तो प्रोटीन्स लेके कोटिंग करके जो आज भी चल रहा है वही ट्रेंड चल रहा है। तो क्या होता है उसमें कॉम्पिटिटिव, और ये होने के बाद जो सबसे बड़ा जो एक बोल सकते हो कि एक प्लस पॉइंट या तो जो एक एडवांटेज मिला है इंडियन कंपनीज को, वो एक्सपोर्ट करने के लिए। आज से अगर 5-7 साल पहले भी पीछे जाओ, इंडियन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट उतना नहीं होता था रैपिड टेस्ट, बिकॉज द प्राइस। क्योंकि आप अगर चाइना से लेके आते हो और अगर कोई और एक कंट्री में बेचते हो, तो चाइना ही तो जाएगा वहां पे। बिल्कुल। तो आपका प्राइस कंपेटिटिव नहीं होगा। इसीलिए जब रैपिड डायग्नोस्टिक में मैं काम करता था, मेरा एक ड्रीम था कि मैं एक्सपोर्ट करूं, लेकिन प्रोडक्ट्स सपोर्ट नहीं करता था प्राइस में, क्योंकि मैं चाइना का ही सोर्स है, यहाँ पे बनेगा, खर्चा बढ़ेगा, ड्यूटीज लगेगा। फिर वही प्रोडक्ट अगर मैं करता हूँ इसमें कोई और एक कंट्री में करते, तो वो कंपेयर करते चाइना का प्रोडक्ट से, तो हम पीछे आ जाते थे। आज एडवांटेज है, चाइना वाला खुद बोलते सस्ता चाहिए, इंडिया से ले लो। वेरी गुड, वेरी गुड। उसी में हमको एक मोटिवेशन मिला है। और हमने जब कंपनी यहाँ पे स्टार्ट किया है, ये हमको एक बहुत बड़ा एक पॉजिटिव वो मिला है, और एक बोल सकते हो सपोर्ट मिला है कि वी आर एबल टू एक्सपोर्ट आवर प्रोडक्ट्स टू मेनी कंट्रीज। ओके, आपने अलग अलग लेवल पे काम किया है रैपिड डायग्नोस्टिक्स में, सेल्स एग्जीक्यूटिव से जोनल मैनेजर तक। बीच में आप
आउटसोर्सिंग के लिए विदेश यात्राएं भी की। इस दरमियान आप बहुत सारी चीजें सोर्स करके इंडिया में लेके आए। इतना सब कुछ अच्छा चल रहा था, तो अचानक में 2018 में आपने रैपिड को छोड़ क्यों दिया? ये भी एक बहुत वैलिड क्वेश्चन है। ऐसे आपको भी ऐसे लगेगा कि जो आदमी 20 साल काम करता है एक कंपनी में, स्टेबल जॉब था, हाँ, ये क्यों छोड़ा है? हाँ, एक क्वेश्चन है। दूसरी क्वेश्चन आपको ये भी लगा होगा, आपने फिर 20 साल क्यों लगा दिया? बिल्कुल। अगर आपको खोलना ही था, हाँ, तो आप तो पहले होना ही चाहिए था। हाँ, लेकिन मेरा रिलेशन विथ कंपनी, हाँ, स्पेशली रिलेशन विथ डॉक्टर जिंदल, मैं कभी 20 साल के पहले तक मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं कभी कंपनी छोड़ के जाऊं। ओके, लेकिन कुछ कुछ ऐसा था कि मेरा जो जॉब था ना, स्टीरियोटाइप हो चुका था। ओके, स्टीरियोटाइप इन द मीन्स, आप भी जानते हो, एक ही काम करते करते वही, सुबह ऑफिस जाओ, बैठो, फील्ड पे जाओ, ये करो, एक्स्ट्रा कुछ करने के लिए कुछ था नहीं उस समय। चैलेंजिंग और कुछ नहीं था। मेरा कंपनी का बहुत अच्छा पॉलिसी है। कभी आज तक मेरे को गॉड ग्रेस कभी ये नहीं पूछा है कि आप कहाँ हो, क्या करते हो, आपको सेल कितना है, आपको रिकवरी कितना है। ऊपर वाला का दया से मेरा ये सारे क्वेश्चन फुलफिल था। बिल्कुल। लेकिन ये क्वेश्चंस आपके लिए बने ही नहीं थे? नहीं था, कभी भी नहीं बना था, कभी भी नहीं बना था। तभी तो इतना आदमी इतना साल काम किया है, और मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी आया भी होगा इन बिटवीन, तो मैंने उसके ऊपर ध्यान भी नहीं इग्नोर कर दिया। तो आपको भी लगा होगा, जरूर आपके पास आया होगा कोई ना कोई। सबने ये क्वेश्चन तो करते हैं, लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं है। वेरी गुड। जब ये मन में आया कि अब थोड़ा सा कुछ कर सकते हैं एक्स्ट्रा, मतलब थोड़ा हट के थोड़ा कुछ करना है, तो हमारे 2 साल पहले से हमारे एक यहाँ पे मित्र है, उनका नाम है संजय गुप्ता, आविष्कार करके उनका कंपनी का नाम है, मुंबई में, प्रिंसेस स्ट्रीट में। ओके, हाँ, उनके साथ मेरा पहला दिन से, अगर कभी आपने भी कभी किया होगा, वो किसी को इतना वैल्यू देते नहीं है। इतना बिजी रहते हैं वो, वैल्यू इन द सेंस उनके पास टाइम नहीं है। आप कुछ प्रमोट करने जाओ तो वो कोई सुनने का नहीं है, बोलेगा कार्ड रख के जाओ, जरूरत होगी तो बात करेंगे। इतना बिजी रहते थे, बड़ा काम था एक्सपोर्ट का। बिल्कुल। लेकिन समहाउ मेरे से पहला दिन से उनका अच्छा रिलेशन। अरे वाह। हमेशा फोन करके, ऑलवेज, कभी ना कभी डेली एक आधा फोन आना ही था कि रमेश जी ये प्रोडक्ट आपके पास है? मैंने नहीं है। कहाँ से मिलेगा, जरा करा दो मेरे को। इतना भरोसा करते थे। तो ये जो फ्रेंडशिप था, चलते चलते उनका भी बाहर में स्टॉल हुआ करता था। मैं जब जाते थे मेरे को पूछता था, अरे कब तक जॉब करोगे, चलो यार दोनों मिल के कुछ करते हैं। ओके। तो ये एक मेरे बार मेरे पास ये क्वेश्चन आता था, चलो कुछ करते हैं दोनों मिल के। ओके। तो बोले ठीक है, आपको जो चीज़ चाहिए, इन्वेस्टमेंट का आप सोचो मत, वो सब हम करेंगे, लेकिन आप मेरे साथ रहो, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, जो भी करना है आप ही को करना है। ओके। सो एक्चुअली वहाँ से शुरुआत था कि हमने डिसाइड किया एक दिन, संजय भाई को, संजय भाई चलो कुछ करते हैं, आप जो बोल रहे हो। दैट वाज द विन विन सिचुएशन था, तो हमने वो एक्सेप्ट कर लिया था। सो दोनों मिलके हम लोग बायोलैंड ने बनाया था। ही इज़ माई पार्टनर। अच्छा, तो आप इसी माध्यम से, इसी पॉडकास्ट के माध्यम से, प्लेटफॉर्म को यूज करके गुप्ता जी को थैंक यू कहना चाहेंगे? क्योंकि उन्होंने आपको, गुप्ता जी को बिल्कुल थैंक यू कहना है। बिल्कुल, गुप्ता जी ना होता तो हो सकता है बायोलैंड भी ना होता। बिल्कुल, उन्होंने फाइनेंशियली, मेंटली, हर चीज में सपोर्ट किया, डेफिनेटली मोटिवेट किया। स्टिल ओके, आज भी। ओके, गुप्ता जी आप इनका धन्यवाद स्वीकार कर लीजिए। गुप्ता जी को धन्यवाद देना ही देना है, बिकॉज गुप्ता जी हमको इस हिसाब से हमको कन्विंस किया है कि हम जो पीछे इतना साल से नहीं सोचा था, मैं उस समय सोच लिया था कि चलो आपका जो ये है, वो बार एक ही चीज बोलता था, कब तक जॉब करोगे यार, कभी तो मालिक बनो। अरे वाह। तो ये हिसाब से हमने एक्सेप्ट कर लिया। गुप्ता जी के पास टाइम आज भी नहीं है। बिल्कुल, आविष्कार स्टिल मेरा कस्टमर है, बहुत अच्छा कस्टमर है। सो स्टिल इज ए पार्टनर, लेकिन वो एज ए कस्टमर हमारे से माल खरीदते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नाइस पर्सन, और बहुत सालों से दोस्ती है, भरोसा करते हैं एक दूसरे पे, चल रहा है अभी भी। ओके। अच्छा रमेश जी, 2018 में आपने रैपिड डायग्नोस्टिक्स में त्याग पत्र देके आप कंपनी से अलग हो गए। उसके बाद 2018 में ही आपने बायोलाइन अपनी कंपनी शुरू कर दी या समय लगा? हमने जब रेजिग्नेशन दिया था कंपनी में, हाँ, उससे थोड़ा दिन पहले हमने उसका रजिस्ट्रेशन करवा लिया था कंपनी का। ओके। बायोलाइन डायग्नोस्टिक्स LLP, और ये दिल्ली में
नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में उनका प्रॉपर्टी था, संजय गुप्ता का। ओके खुद का प्रॉपर्टी था। ओके उन्हीं का, उसका ही बेसिस पे मेरे को कन्विंस करता था कि मेरा फैक्ट्री है, वैकेंट फैक्ट्री है, ओके। कहीं से कुछ पैसा देने का जरूरत नहीं है। तो आज कंपनी, इस समय जो स्क्रीन पे आप फोटोग्राफ देख रहे हैं, ये गुप्ता जी की और चक्रवर्ती जी की नरेला फैक्ट्री का फोटोग्राफ है। राइट। ओके? हाँ, तो ये हमने कुछ दिन पहले, हमने नवंबर में हमने रिजिग्नेशन दिया था। हमने तो बता दिया था, 2-3 महीना पहले ही बता दिया था कि मैंने कंपनी छोड़ेंगे। उस समय में भी जुलाई अगस्त में हमने उसका रजिस्ट्रेशन करवा लिया था, बायोलाइन डायग्नोस्टिक LLP का। फैक्ट्री का काम शुरू हुआ, करते करते 2018 में नहीं, हमने पहला जो इनवॉइस किया था ये अराउंड मार्च 2019 में। ओके, मार्च 2019 में हमने अपने कंपनी छोड़ के हमने गया था मेडिका, हाँ सोर्सिंग के लिए। इससे पहले जो भी कंपनीज को मैं पहले से ही जानता था, हाँ किसी को कुछ पता नहीं था। मैं जब मिलने के लिए गया, उनको ही पता था कि रैपिड का। मैंने बोला नहीं, रैपिड नहीं, अभी बायोलाइन से आ रहा हूँ मैं। ओके दे आर ऑल्सो शॉक्ड कि भाई क्या हो गया। कई कंपनी हमको बहुत सपोर्ट किया कि आपको जो चाहिए आप मेरे से ले सकते हो। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। आपको सपोर्ट तो मिला फॉरेन मैन्युफैक्चरर से, जिनसे Correct. आप माल इंपोर्ट Correct. करके यहाँ पे बेचना चाहते थे। Correct. आपको कंपनी स्टेब्लिश करने में, लाइसेंसिंग में इंडिया में कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ा या सब कुछ स्मूथली हो गया 2019-18 में? 2018 में ही हमने डाल दिया था लाइसेंस के लिए। सबसे पहले हम लोग 2 चीज के ऊपर फोकस किया था, एक रैपिड टेस्ट, दूसरा बायोकेमिस्ट्री रिएजेंट्स। ओके। तो थोड़ा चैलेंज तो था, बिकॉज हम लोग न्यू है। और मेरा अगर देखा जाए, मैं ओनली 1 पर्सन, सिंगल हैंडेड वन मैन आर्मी उस समय। तो क्या होता था, मेरा एक्सपर्टीज प्रोडक्शन पे नहीं था। बिल्कुल। मैं कभी भी प्रोडक्शन के अंदर नहीं था, ना लॉजिस्टिक में था मैं, ना फाइनेंस में था। मेरा जो एक्सपर्टीज था सोर्सिंग एंड सेल्स। करेक्ट। तो ये 2 चीज के ऊपर बेस करके ही मैंने कंपनी शुरू किया था कि इतना मेरे को पता है तो हम कुछ कर लेंगे। हाँ, तो उस समय क्या होता, जब भी हमने ये चीज, जब हमने, हमारे को चैलेंज आया, हाँ, तो चैलेंज जब आया तो हमने, कुछ मित्र थे दिल्ली में, ओके कुछ वेल विशर थे, ओके तो इन लोग ने हमको बहुत सपोर्ट किया था। ओके। तो वो लोग ने क्या किया कि ऐसा करो, गाइड किया थोड़ा सा, हाँ, कि आप ऐसे करो, वैसे हाँ, करो। और आपको ही पता है, ये सब करने के लिए आप अकेले नहीं कर सकते, तो आपको बिल्कुल। एजेंट की जरूरत होता है। बिल्कुल तो एजेंट भी हमको किसी ने, कोई एक मित्र था जिन्होंने बोला कि ये आदमी ये सब काम करते हैं, बिल्कुल तो इनके पास जाओ, ये आपको गाइड करेंगे। बिल्कुल। तो तभी हमको ना महीने में 2 बार जाना पड़ता था दिल्ली में, जाके सब अप्लाई करना, ये करना। तो लेकिन हो गया था स्मूथली। मेरे को याद भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ डिफिकल्टीज हुआ था। सपोर्ट सिस्टम आपको अच्छा मिल गया दिल्ली में? मिल गया दिल्ली में, ओके। सपोर्ट सिस्टम भी मिल गया, और दूसरी बात है जो एजेंट मिला था वो भी ठीक था। तो हमको बहुत ज़्यादा कोई डिफिकल्टी मिला नहीं है। हमको शुरुआत में B कैटेगरी का लाइसेंस मिल गया। आपको ओके। भी थोड़ा पता होगा, हाँ, B, C, D वगैरह हाँ। सब है। तो नहीं पहले हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए आप बता दीजिए क्या तो होता है। जो B कैटेगरी का जो प्रोडक्ट्स होता है ना, ये नॉर्मल प्रोडक्ट होता है, दैट इज नॉट क्रिटिकल। इसके बाद आता है सेमी क्रिटिकल आता है। तो सेमी क्रिटिकल के बाद आता है क्रिटिकल प्रोडक्ट्स। आप लोगों को जानकारी के लिए, जो B कैटेगरी की है, ये गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली उसका देते हैं, उसका लाइसेंस। अगर आपको C कैटेगरी और D कैटेगरी है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देते हैं। तो ये दोनों अलग अलग अथॉरिटी है। ओके। तो वहाँ पर भी हम लोग को बहुत ज़्यादा वो नहीं था। हमने अप्लाई किया, जो प्रोसीजर था प्रोसीजर फॉलो किया, और टाइम लगता है, जो भी टाइम लगते हैं वो टाइम मिला। ओके। तो हमको 2000 फरवरी में 3-4 महीने के बाद हमको B कैटेगरी का लाइसेंस मिल गया। काफ़ी सारे लाइसेंस, ओके। रैपिड टेस्ट में भी और बायोकेमिस्ट्री में भी। तो रैपिड टेस्ट में आप क्या क्या प्रोडक्ट्स खुद इन हाउस बनाते हैं? आज के डेट में तो सब बनाते हैं। ओके। उस समय में हाँ। हमने शुरुआत किया था प्रेगनेंसी, ओके। उसके बाद आपको टाइफॉइड, ओके। उसके बाद आपको B कैटेगरी में डेंगू एंटीबॉडी। अच्छा। ठीक है। अगर C कैटेगरी हमको उसके 1 महीने के बाद मिल गया। हाँ। उसमें तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स है, जैसे HIV मलेरिया है। फिर D कैटेगरी में डेंगू एंटीजन है C कैटेगरी में। हाँ। फिर आपको HIV, HBCG, HCV, सिफिलिस, ये D कैटेगरी में आता है, वो भी मिल गए। तो ये सारे हम इन हाउस शुरू किए। अच्छा। कुछ प्रोडक्ट्स हमने सीट लेके भी काम करते थे शुरुआत में, लेकिन उसके बाद 6-8 महीने के बाद हमने आदमी रखे, जैसे हर कंपनी करते हैं। वहाँ पे टीम रखा, प्रोडक्शन का टीम, QA QC। ओके। ये करके हमने शुरुआत कर दिया। 19 का आते 19 का मतलब मिड ऑफ 19 हाँ।
हमने काफी तैयार हो गया था प्रोडक्ट्स। ओके। प्लस पॉइंट क्या है कि अब हो गया, आपको बारी है सेल करना। हाँ हमने वेरी फर्स्ट डे, हाँ फर्स्ट मंथ, हाँ हमने पहला इनवॉइस हाँ जो जिस मान लो 10 तारीख को हमने शुरू किया था, लास्ट दिन पहला महीना का हमारा सेल था 16 लाख का। वाह, पहले महीने का मुहूर्त ऑर्डर का मंथली क्लोजिंग 16 लाख के ऑर्डर 16 लाख के ऑर्डर से किया। कांग्रेचुलेशन और उस दिन के लिए। और हम लोग को 2 महीना का टाइम मिला था, उसमें हमने शायद कुछ नेक्स्ट मंथ में कुछ 30 लाख का कुछ सेल किया था, कुछ 40-42 लाख का उस महीने का हमारा सेल हुआ करता था। बढ़िया। मतलब कस्टमर इंडियन डोमेस्टिक थे? ओनली डोमेस्टिक, ओनली डोमेस्टिक, ओके, ओनली डोमेस्टिक। और तो ये 16 लाख का जो ऑर्डर था वो डोमेस्टिक ऑर्डर डोमेस्टिक था। ओके। और ये भी जो आपको पता ही होगा इस, और आपको आप गेस कर सकते हो कि ये जो ऑर्डर होगा ये मेरा सारे क्लोज डिस्ट्रीब्यूटर। हाँ हाँ, ये तो देखिए डायग्नोस्टिक्स में एक बात जो आपने बहुत अच्छी तरह कही कि डायग्नोस्टिक्स इज ए रिलेशनशिप मार्केटिंग। एग्जैक्टली। तो हमने जिसको हमने बोला कि हमने शुरू किया था, आपको सपोर्ट चाहिए, बोला ओके आप क्या है भेज दो आप। बिल्कुल, वेरी गुड। तो ऐसे करते करते हमने शुरुआत कर दिया। अच्छा रेस्पॉन्स मिला, हमको मोटिवेशन मिला, चलो हम आगे कुछ कर सकते हैं। ओके। फिर उसके बाद 19 जो पूरा के पूरा 19 जब गया, जब 20 का पहले मतलब 1920 जो ईयर है उसमें हमने फाइनेंशियल ईयर 1920, हाँ 1920 उसमें हम लोग करोड़स में आ गए। वेरी गुड। ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा सेटबैक आ गया उसके बाद, कोविड। पूरी दुनिया जानती है साहब। मार्च 2020 आप समझ लो कि हमने क्लोजिंग की पहले ही वो लगा। लेकिन अच्छा शुरुआत है कि कोविड के अंदर भी हमने कभी फैक्ट्री बंद नहीं था हमारा। अरे वाह। हमने भी बहुत कोशिश किया था कोविड एंटीजन बनाने के लिए, हमने कोविड एंटीबॉडी का लाइसेंस भी मिल गया था, बट एंटीबॉडी नहीं चला, तो हमने एंटीजन में करने का कोशिश किया था। बट सबसे बड़ा डिफिकल्टीज क्या था, मैं बैठा हूँ मुंबई और फैक्ट्री मेरा दिल्ली में, तो वो जो कोऑर्डिनेशन है ना, वो हम ठीक से कर नहीं पाए थे। तो हमने भी छोड़ दिया था कि ज़्यादा उसके ऊपर हम अगर फोर्स लगाएंगे तो अच्छा नहीं होगा, हो सकता है कुछ खराब भी हो सकता है, तो हमने छोड़ दिया था। बट उस समय कुछ प्रोडक्ट्स, आपको पता है या दर्शक को भी पता है कि कुछ प्रोडक्ट्स है जो कोविड को सपोर्ट करता था। बिल्कुल। जैसे फेरिटिन है, डी-डाइमर है, सीआरपी, ठीक है, फॉर इन्फ्लेशन, यस। एंड उसके बाद कोविड पीरियड में भी जब ये सब प्रोडक्ट्स को आपको जरूरत पड़ता है तो एवरीथिंग इज रिलेटेड टू सेल काउंटर। वेरी ट्रू, क्योंकि आपको सेल काउंट करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो सेल काउंट जब करते हैं तो सेल काउंटर भी बिकने लगे। तो उस टाइम पे सेल काउंटर एंड आपको ये हमने अच्छा खासा बेचने लगे। ओके। सो हम लोग तो सेल काउंटर तो एक इक्विपमेंट हो गया, मेडिकल डिवाइस हो गया, ये सब कंज्यूमेबल रिएजेंट कैटेगरी। हम लोग सेल काउंटर हमने जब भी हमने शुरुआत किया था, जो मैंने मेडिका गया था पहली बार, आपको बताया, रिजाइन किया और मैं मेडिका गया था। वहां पर भी जाके हमने सेल काउंटर फिक्स कर दिया था, आउटसोर्सिंग डिसाइड कर लिया था, ऑलरेडी कर लिया था। सेमी ऑटो केमिस्ट्री एनालाइजर, वी स्टार्टेड विद 2 कंपनीज। वेरी गुड, वेरी गुड। एक आपको सेल काउंटर, दूसरा है बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर। बिल्कुल, ये दोनों चाइना से ये करके उसको फिक्स करके हमने स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल, एंड हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। वेरी गुड, बहुत अच्छा बेचा है उस समय। ओके। तो ऐसा करते करते हमने ठीक ठाक ही था। फिर कोविड का दौर गया, कंपनी का एम्प्लॉइज बढ़ने लगे। अभी हमारा ऑलमोस्ट एक आधा स्टेट है जहाँ पे आदमी नहीं है, बट ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स वी हैव आवर ओन पर्सन। आइदर पैन इंडिया प्रेजेंस आ चुका है लगभग। हाँ, पैन इंडिया प्रेजेंस है। बिल्कुल। लेकिन आप तो मेनली जाने जाते हैं एक्सपोर्ट्स के लिए, राइट? तो आप कौन कौन सी कंट्रीज को क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं? इसके बाद अगर एक्सपोर्ट की आप बात करते हो यशवंत जी, हमने शुरुआत किया था नेपाल से। हाँ, क्योंकि हमारा बहुत अच्छा एक जगह है बिहार, जहाँ पे हमने बहुत अच्छा काम करते हैं बिहार में। क्योंकि बिहार हमारा एक कमजोरी भी था उस समय। बिहार में काफी जगह पे हमारा माल सप्लाई होता था जब मैं जॉब करता था। अब जाता था नेपाल, तो उसमें नेपाल का भी कनेक्ट होता था, क्योंकि बिहार बॉर्डर है उसका, तो बिजनेस वहां से अच्छा खासा आता था। तो हमने एक बार वहां पे ट्राई किया कि हो सकता है क्या हमारे लिए। बिल्कुल। लेकिन गॉड ग्रेस कि हमने पहले ट्राई किया, पहले वो लोग ने एक्सेप्ट कर लिया कि चलो आपका शुरुआत करते हैं। वेरी गुड। इवन कोविड का टाइम पे हमको एक ऑर्डर दिया था, तभी कोविड चल रहा था। हाँ, उसने ऑर्डर दिया था, बहुत अच्छा ऑर्डर था उस समय। मतलब इट्स अ 1 ट्रक ऑर्डर। हो ग्रेट।
ट्रक लोड ऑर्डर? ट्रक लोड ऑर्डर था, मतलब दिल्ली से ट्रक गया डायरेक्टली काठमांडू तक। अरे वाह वाह, जब पूरी दुनिया पॉज पे थी उस समय पॉज मोड पे होते हुए भी इन्होंने दिल्ली से काठमांडू तक के करेक्ट माल भेजा ट्रक लोड का। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत तो बढ़िया। ये एक बहुत अच्छा हमको सपोर्ट मिला। बाद में तराई एरिया में हमारा ज़्यादा अच्छा खासा हुआ है, आज का डेट में तो ठीक चलता है वहाँ पे। ओके तो वहाँ से हमने एक एक्सपीरियंस आया एक्सपोर्ट के लिए। ओके, क्योंकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में थोड़ा सा फर्क आता है, क्योंकि जीएसटी वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है। पहले हमको भी पता नहीं होता था। हाँ। तो सब पूछ के करके हमने शुरू कर दिया। इट स्मूथली उस समय भी हो गया, आज भी स्मूथली है। ओके तो वहाँ से स्टार्ट किया। फिर आपको बताया जो मेरा पार्टनर है संजय गुप्ता, उनका मेन जो काम था है अभी भी वो एक्सपोर्ट की है। बिल्कुल। तो उन्होंने भी कई सारे कस्टमर्स का रेफरेंस हमको दिया। वाह। इसके बाद हमने 2021 में या 22 में, सॉरी 22 में, 2020 और 21 दोनों टाइम मेडिका नहीं था। बिल्कुल हाँ, 2 साल मेडिकल नहीं था बिकॉज ऑफ कोविड। हमने 2021 में हमने बुक कर दिया था, तो वो पैसा कन्वर्ट हो गया था 2022 में। तो हमने वहाँ पे जाके एग्जिबिट किया, ओके, बायोलाइन का पहली बार। तो वहाँ पे एग्जिबिट किया तो हमको कुछ कस्टमर्स मिल गए, अफ्रीका का, बाकी कुछ जगह का, उसने कन्वर्ट होने लगे। तो 2022 से हम फुल फ्लेज में एक्सपोर्ट की फोकस कर दिए। बिल्कुल। 2022 टू 2023 ये 2 साल में हमने काफ़ी कंट्रीज में हमने अपना पैर जमा लिया था। वेरी गुड। कंट्री जैसे अच्छे हम लोग सप्लाई करने वाले में से यमन में अच्छा सप्लाई है, वेरी गुड। घाना में अच्छा सप्लाई है, फैंटास्टिक, कैमरून में है, क्या बात है। उसके बाद युगांडा है, नाइजीरिया है, बिल्कुल, अजरबैजान है, बिल्कुल, ठीक है। और एक ऐसे अफ्रीका में कम से कम मेरे को लगता है 8-9 कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं। वेरी गुड। इसके बाद हमने दुबई में करने लगे, सेम ईयर, वही 2022 से फिर दुबई में करने लगे। वाह। तो दुबई में हमने 2 कस्टमर मिला अच्छा, एक मलेशिया में मिला, वो हम लोग अभी भी सप्लाई कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो इसके बाद क्या हुआ, आप जानते हैं कि हम बंगाली है, तो हमारा मदर टंग बांग्ला है। तो हमने एक बार सोचा क्यों ना बांग्लादेश में ट्राई करें। हाँ। सो हमने बांग्लादेश में पहली बार 2023 में हमने पहले एग्जीबिशन लगाया वहाँ। ओके, ढाका में। हाँ। और 2022 है शायद कि 23 है, काफी साल हो गया। हमने पहली बार वहाँ पे लगाया, पहली बार ही सक्सेस हो गया मेरा। वाह वाह। वहाँ पे एक डेंगू का वेव आया था उस समय। हाँ। बहुत वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ा वेव था डेंगू का। एक समझ लो कि एक डेली लाखों का वो, जैसे कोविड जैसा एक हालात शुरू हो गया था डेंगू में। दैट टाइम वी सप्लाइड लॉट ऑफ डेंगू। ओके, रैपिड डेंगू, NS1 रैपिड डेंगू, मोस्टली NS1 ज्यादातर, कॉम्बो भी लिटिल बिट, IgG IgM भी लिटिल बिट। तो हमारे को एक बहुत अच्छा पहचान मिल गया वहाँ पे। आज की डेट में हम बांग्लादेश से मेरा बहुत सारे फ्रेंड है, कोई लेते हैं कोई नहीं भी लेते हैं, लेकिन कई जगह हम सप्लाई करते हैं। वाह। उसमें एक प्लस पॉइंट है कि माय मदर टंग इज बंगाली। करेक्ट। तो लैंग्वेज का एडवांटेज मिला। और मैंने जो रिलेशन रखते हैं तो उस हिसाब से वहाँ पर भी अच्छा खासा हमारा चल रहा है। वेरी गुड। और फिलीपींस में हम लोग सप्लाई करते हैं। फैंटास्टिक। मलेशिया आपको बताया, ऐसे ही कुछ 15 कंट्री में हम लोग छोटा बड़ा, श्रीलंका करते हैं। तो ऐसे कुछ 15 कंट्रीज के आसपास हम लोग ने अभी भी सप्लाई कर रहे हैं। आगे एक्सपेंशन का प्लान है एक्सपोर्ट में? बिल्कुल एक्सपेंशन का प्लान है। एक्सपेंशन का प्लान इसलिए बता रहा हूँ, अभी हमने जो सप्लाई कर रहे हैं ना, मोस्टली हम सप्लाई कर रहे हैं रैपिड टेस्ट और बायोकेमिस्ट्री, सीरोलॉजी। हाँ। लेकिन इसके आगे अगर टर्नओवर आपको बढ़ाना है तो आपको इंस्ट्रूमेंट चाहिए। बिल्कुल, एवरीवन नोज कि अगर टर्नओवर बढ़ाना है तो इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो अभी हम इंस्ट्रूमेंट के ऊपर काफी फोकस कर रहे हैं। वेरी गुड। और कुछ प्रोडक्ट्स है जो हम इंडिया में बना रहे हैं। वाह। इंस्ट्रूमेंट कैटेगरी में यहाँ इंडिया में बना रहे हैं हम। बहुत बढ़िया है। जैसे सेमी ऑटो, 3 पार्ट, इलेक्ट्रोलाइट। वेरी गुड। ये मेन जो 3 प्रोडक्ट्स है हम बना रहे हैं यहाँ पे। वेरी गुड। बनाने का मतलब हमारा जो टेक्नोलॉजी किसी से हम खरीदते हैं, हमारे फैक्ट्री में जगह है, वहाँ पे हम कर रहे हैं। वी आर काफ़ी हम सक्सेसफुल है। हम मेड इन इंडिया सप्लाई कर रहे हैं, गवर्नमेंट में भी सप्लाई कर रहे हैं, हमारा जेम में अप्रूव्ड है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऑल प्रोडक्ट्स, रैपिड टेस्ट, बायोकेमिस्ट्री। तो गवर्नमेंट से भी हमको सपोर्ट मिलता है बिल्कुल सेल में। और आने वाला दिन में जैसे जैसे होगा एक्सपेंशन का है कि हम आगे
कम से कम 3 साल में और भी 15 कंट्री कम से कम ऐड करूं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आज में की तारीख में बहुत बढ़िया चल रहा है और उसमें एक्सपांशन का प्लान भी बहुत बढ़िया है। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रमेश जी, आप ये बताइए, आपने तो बताया कि उस समय जब लोग इंपोर्ट किया करते थे, इंपोर्ट करना बहुत आसान था काफी, और अब उसमें परेशानियां तो नहीं, अब डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस बढ़ गया है जी। तो उसी प्रकार से एक्सपोर्ट करने में भी इंडियन मैन्युफैक्चरर को प्रॉब्लम्स आती है या चैलेंजेस आते हैं कि अगर आते हैं तो कौन से देश में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है, और इजीनेस है तो कौन से देश में एक्सपोर्ट करना सबसे आसान है यहाँ से? देखिए, जब एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट में आपको हर कंट्री का अलग अलग रूल्स है। जैसे आप हम भी इंपोर्ट करते हैं, मतलब वो कंट्री हमको एक्सपोर्ट करते हैं, हाँ। तो हमारे कुछ रूल्स होते हैं। हाँ। बहुत सारे कंट्रीज है जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जैसे आप अफ्रीका देख लो, आप गल्फ की कंट्रीज देख लो, इनके पास कोई स्टैंडर्ड नहीं होते हैं। ओके। जैसे आप अगर यूएस का खुद की स्टैंडर्ड है, हाँ, एफडीए। बिल्कुल। यूरोप में जाएंगे तो आपको सी है। अगर चाइना में जाएंगे तो एसएफडीए बोलते हैं, सीएफडीए जो चाइना एफडीए। तो काफी सारे कंट्रीज में ऐसी कोई सिस्टम नहीं है। ओके। तो उनको क्या चाहिए कि आप इधर एफडीए दिखाओ या तो सी दिखाओ। ओके। सी एंड एफडीए फॉर इंडियन मैन्युफैक्चरर्स लाइक बायोलाइन डायग्नोस्टिक्स, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ओके। कोई भी आप देख लो जो कंपनीज इंडिया में है, हम तो बहुत न्यू है, बाकी जो ओल्ड कंपनीज भी है, किसी के पास सीएफडीए नहीं है, क्योंकि हमारे टारगेट कभी भी यूरोप में नहीं है। बिल्कुल, हम यूरोप में तो नहीं बचना चाहते हैं। हाँ। अगर आप करना चाहते हो तो हाँ। आपको जो फैक्ट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो उसके एक्सपेंसेस है, हाँ। वो बियरेबल नहीं है। ओके। तो हम लोग वही कंट्री में सप्लाई करते हैं जहाँ पे ये सब जो डॉक्यूमेंटेशन का बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। ओके। कुछ कंट्रीज है सीएफडीए रहेगा तो आपको एडवांटेज है, हाँ। बट उनका प्रोसीजर ही बहुत लेंथी है। अगर आप जाओगे इंडोनेशिया, हाँ। उनको आपको रजिस्ट्रेशन कराने में साल भर के ऊपर लग जाएगा। ओहो, ठीक है। आपने शुरू कर दिया इंडोनेशिया या अभी भी चल रहा है प्रोसेस? नहीं, हमारा प्रोसेस में चल रहा है। ओके। इंडोनेशिया में। लेकिन ये सब हमारे दर्शकों के लिए ज्यादा फायदेमंद है, बिल्कुल जानना चाहिए कि इंडोनेशिया में अगर आप करने जाओगे तो आपको टाइम काफी लगेगा। ओके। तो इसलिए आपको डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए। नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स सबके पास होते हैं, हाँ। क्योंकि जब ने अपने अभी इंडस्ट्री चला रहे हो, आपको कंपनी चला रहे हो, आपके पास सारे आईएसओ से लेके हर चीज आपके पास रहेगा, नहीं तो आपको मिलेगा नहीं आपको लाइसेंस। वो तो है, हाँ। लेकिन उनका जो प्रोसीजर है आपको हाँ। देने के बाद उनका सिस्टम में जाएगा, देखेगा, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। ओके। कुछ ना कुछ आपको ये डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट पूछेंगे, तो कुछ कंट्रीज है जिसका टाइम ज्यादा लगता है। ओके। कुछ कंट्रीज है जिसमें बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स का जरूरत नहीं है। ओके। वहाँ पे जैसे कुछ अफ्रीकन कंट्रीज है, ओके, उसमें तो ज्यादा कुछ पूछते भी नहीं है। जैसे आप ले लो अजरबैजान ले लो, केनिया ले लो। केनिया में भी रजिस्ट्रेशन है बट इतना स्ट्रिक्ट नहीं है। अच्छा। बट घाना बिना रजिस्ट्रेशन में माल नहीं जाते हैं। हाँ। यमन बिना रजिस्ट्रेशन में माल नहीं जाते हैं। बिल्कुल, ठीक है। मलेशिया बिल्कुल नहीं जा सकता है। अच्छा। इवन श्रीलंका। ओके। ये सब जगह पे हमने सक्सेसफुली हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ओके, ठीक है। फिलीपींस में हमारा 50% हो चुका है, 50% अभी भी बाकी है। कुछ प्रोडक्ट्स ऑलरेडी हमारा जा रहा है, कुछ प्रोडक्ट्स अभी भी हुआ नहीं है, क्योंकि उसमें भी थोड़ा टाइम लगता है। हाँ, हाँ, 6 मंथ 1 ईयर लग जाता है, लेकिन हमने बहुत पीछे से स्टार्ट किया है। नाउ वी आर वेरी क्लोज टू गेट द रेस्ट लाइसेंस ऑल्सो। ओके, वेरी गुड। तो ये आपको आप बोलेंगे चैलेंजेस नहीं बोलेंगे आपको, बट compliance of the processes और okay. कुछ प्रोडक्ट, कुछ ऑब्लिगेशंस है हमारे पास, रादर बोल सकते हो। जैसे आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है, आप नहीं ले सकते हो डॉक्यूमेंट, सी नहीं ले सकते हो आप। हाँ। आप सी नहीं है तो आप यूएई में नहीं कर सकते हो। ओहो, हाँ, सही बात है। तो ये एक्चुअली डिफिकल्टीज है कि आपके पास अगर एफडीए नहीं है, सी नहीं है, तो आप नहीं कर सकते हो। हाँ। अगर आप रशिया जाओगे, हाँ। रशिया के लिए तो रशियन एफडीए चाहिए, और वहां पे थ्रू उनका डिस्ट्रीब्यूटर। ओके। एक एक प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड होना चाहिए। अच्छा। कंपनी रजिस्ट्रेशन में नहीं होगा, प्रोडक्ट को रजिस्ट्रेशन होगा। और प्रोडक्ट की कॉस्ट भी अच्छा है। अच्छा। कि एक एक प्रोडक्ट को आपको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। ओके, ऐसा है। तो चैलेंजेस तो है, और चैलेंजेस है, लेकिन अचीव किया जा सकता है। इम्पॉसिबल जैसे चैलेंजेस नहीं है। आप अगर ओवरऑल पूछोगे, इंडियन प्रोडक्ट्स जितने जगह पे हमने किया, हमसे भी और भी बहुत सारी कंपनीज है जो ओल्ड कंपनी है, हाँ। लोग में कई जगह पे सप्लाई कर रहा है, हाँ। और सक्सेसफुली कर रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में इंडियन प्रोडक्ट्स
बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। एक्सेप्टेंस बहुत अच्छा है और इंडियन मैन्युफैक्चरर का एक्सेप्टेंस अच्छा है, भले ही उसमें छोटे मोटे संघर्ष होते हैं डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस ओनली हमारा जो इश्यूज आते हैं डॉक्यूमेंटेशन का, प्रोडक्ट में हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स वेल क्वालिटी वाइज वेल एक्सेप्टेड एंड मीट्स द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। एकदम ओके, वेरी गुड। तो ये बाकी अभी इंडियन दर्शक मैन्युफैक्चरर ये के लिए दर्शक अच्छी को बात है। ये होना चाहिए, इंडियन प्रोडक्ट्स कई कंट्रीज में एक्सेप्टेबल है वाह, क्वालिटी वाइज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम्म। रमेश जी, आपने अपने करियर लाइफ में इतनी यात्राएं की और आज भी एक्सपोर्ट के लिए आपको जाना पड़ता है, आपको फैमिली का सपोर्ट मिलता है? अगर मिलता है तो कैसे मिल रहा है? जी, अभी हमारा जो टूर है, ये तो पहले भी मेरा बहुत ज़्यादा टूर हुआ करता था, आज भी बहुत ज़्यादा टूर है, मैं करता ही हूँ। और ये तो मेरा एक तो चैलेंज, अगर बोलोगे चैलेंज के साथ साथ ये तो मेरा एक नॉर्मल वो है कि हम जाके मिलूँ तभी बिजनेस होगा, और मैं भी जाना भी चाहता हूँ। तो अब शुरू दिन से इतना सालों में मेरा वाइफ का बहुत सपोर्ट रहता है, और सपोर्ट इन द सेंस क्या रहता है कि मैं जब भी बोलता हूँ ये जाएंगे, काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। मेरा एनिवर्सरी होता है, क्या कितना साल मेरा 19 नवंबर को एनिवर्सरी होता है, और 19 नवंबर को आपको पता होगा वही नवंबर में मिड में मेडिका होता था। बिल्कुल। तो कितना बार हुआ कि मैं रास्ते में हूँ, बिल्कुल, एनिवर्सरी मेरा हो गया, ठीक है, हम लोग नेक्स्ट डे जाके मना लेते थे। तो मेरा वाइफ का इसमें ऐसा कुछ नहीं था, बोले काम पहला है बाद में एनिवर्सरी। एनिवर्सरी तो पूरी तरह सहयोग, पूरी तरह से आज भी ऐसे ही करते हैं, आज भी ऐसे ही करते हैं। बिल्कुल। मैं कहीं भी रहता हूँ, सुबह सुबह अलार्म के हिसाब से फोन करते हैं, क्योंकि टाइमिंग का थोड़ा वो रहता है। मैं ऑलवेज बोलता हूँ कल इतना बजे ये कर देना, तो उनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। यानी आप कंट्रोल में हैं हमेशा, गाय कहीं पे भी जाए खूंटे से बंधी रहे। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, अच्छा, आपने इंडस्ट्री में आप बहुत अच्छे करियर वाले थे, नौकरी भी बहुत बढ़िया करियर था आपको, एकदम कोई प्रेशर, स्टेबल जॉब, इंडिस्पेंसेबल इन द कंपनी। करेक्ट। तो उसके बाद टुडे यू आर ए वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन, बहुत अच्छे आप सफल व्यापारी भी हैं। करेक्ट। तो इसमें आपके गुरु कौन है जिन्होंने आपको इतना सफलतम बनाया? देखिए, गुरु तो एक बहुत बड़ा एक वर्ड हो गया। आपको हर फील्ड में, आपको हर स्टेप में गुरु आपको मिलता है। ओके। तो जितना नाम लेंगे उतनी कमी है, लेकिन अगर जैसे कि आपको पता है नेचर से गुरु बड़ा कोई नहीं होता है। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन अगर इस फील्ड की बात करो, आईवीडी डायग्नोस्टिक में, सबसे पहला तो मैं एक ही जन का नाम लूंगा, वो है डॉक्टर भरत जिंदल। अरे वाह, तो उनको आप थैंक यू कहना चाहेंगे? बहुत बहुत थैंक यू है, बहुत उनका सहयोग, उनका जो हमको सिखाया, मार्गदर्शन, उनका दर्शन, ये सारे चीज मैटर करता है। आज जो भी हूँ, डॉक्टर भरत जिंदल का बहुत बड़ा रोल है, आज भी उनके साथ उतना ही अच्छा रिलेशन है। ओके। और उसके बाद अगर देखो, हमने जब करियर शुरू किया था तभी हमारे साथ, आपको एक चीज़ आपको बताना था कि मेरे को इस इंडस्ट्री में जो लाया था, उनका नाम है संजय अफले। वो भी मेरा गुरु है। बिल्कुल। कि उन्होंने सबसे पहले हमको सिखाया, एक एक चीज़ सिखाया था उन्होंने। बिल्कुल। दुर्भाग्यवश वो अभी नहीं रहे, तो वो भी मेरा बहुत बड़ा वेल विशर और एक गुरु भी मान सकते हो। ऐसे गुरु देखा जाए तो माँ बाप से बड़े गुरु तो कोई नहीं होते हैं। सही बात। ठीक है, कोई आपको शिक्षक होगा जो आपके गुरु है, लेकिन अगर इस फील्ड की पूछोगे तो मैं डॉक्टर भरत जिंदल का नाम ऑलवेज लेंगे, उनका नाम। उनको बहुत बहुत थैंक यू। और जब भी दिखता है, जब भी मिलते हैं, वो उस रेस्पेक्ट से हम बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रमेश जी। हमारा ये पॉडकास्ट है ना, बहुत सारे दर्शक देख रहे होंगे, उसमें से हो सकता है नए दर्शकों, आज की युवा पीढ़ी के लोग होंगे, कुछ लोग पुराने बिजनेसमैन भी होंगे, डोमेस्टिक बिजनेस करते होंगे, करना चाहते होंगे, एक्सपोर्ट करना चाहते होंगे। तो अगर इन लोगों को आप प्रोत्साहित करना चाहेंगे कि उनको एक्सपोर्ट या निर्यात का बिजनेस करना है, तो निर्यात का व्यापार कैसे बढ़ाएं अपना, या कैसे शुरू करें, इस पे अगर कोई आप प्रकाश डाल के बता पाए तो। देखिए, अभी जब एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं आप, एक्सपोर्ट न्यू जनरेशन के लिए तो थोड़ा हमारे से थोड़ा इजी है, क्योंकि उनको डॉक्यूमेंटेशन हो, उनको कंप्यूटर में एक्सपीरियंस हमारे से ज़्यादा है। हम लोग थोड़ा ओल्ड टाइप का, वी आर फ्रॉम ओल्ड स्कूल्स ना। यस। तो क्या होता है कि हम लोग इतना ज़्यादा उसमें डूबे हुए नहीं रहते, से भी नहीं थे। एग्जैक्टली। तो इनको सारे दुनिया उनके मुट्ठी पे है। हाँ, ठीक है। इनको जो करना चाहिए, जो मेरा हिसाब से मैं एक ही सजेशन देंगे, आपको थोड़ा सा प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए। ओके, गुड।
बिल्कुल सही आपको कहा। जब तक प्रोडक्ट नहीं नॉलेज होगा, जब आप बेचोगे कहाँ पे क्या, तो आपको थोड़ा सा प्रोडक्ट नॉलेज कर लो। बिल्कुल पैसा तो आप समझ लो इन्वेस्ट कर सकते हो। बिल्कुल आपको दूसरी बात है, आपको मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन आपको स्ट्रॉन्ग रखना है। बिल्कुल आपको सबसे अगर बेचना है कोई जगह पे, अगर इफ यू वांट टू सेल और यू एक्सपांड योर एक्सपोर्ट, आपको कस्टमर को पकड़ेंगे कैसे? हाँ आपको सबसे इंपॉर्टेंट वहां फोकस करना पड़ेगा। यू हैव टू इन्वेस्ट समथिंग इन द एग्जीबिशन। Very एग्जीबिशन true. छोड़ के कोई रास्ता नहीं है। एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है कस्टमर्स को मिलने के हमने लिए। अभी तक आपने शुरुआत में एक बार पूछा था हाँ कि आपको जो रैपिड में था तो कौन कौन सी कंट्री आपने विजिट हाँ, किया है। हाँ हमने कई सारा बड़े बड़े कंट्री का नाम बताया हाँ, था, हाँ, रशिया, हाँ, सियोल, हाँ, यूके, हाँ, लंदन, ये सब। हमारा टारगेट एक्सपोर्ट के लिए वो सब कंट्री एक भी नहीं है। हाँ हमारे एक्सपोर्ट का टारगेट है घाना, हाँ यमन, इथियोपिया, ओके कैमरून, ओके बांग्लादेश, ओके। नेपाल, मलेशिया, इंडोनेशिया। ओके यहाँ पे सोर्स करने के लिए नहीं है कुछ, इसलिए मैं कभी ये सब कंट्री में पहले गया नहीं था। हाँ अब जब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा टारगेट वो ओ, कंट्री है। बिल्कुल आपको ये बिल्कुल, सब कंट्री में आपको एग्जिबिट करना पड़ेगा, नहीं तो बिल्कुल। कस्टमर मिलेगा नहीं। बिल्कुल आपको सारे प्रोडक्ट्स को उनको बताना है। हाँ आपको अगर एक्सपोर्ट जो भी आप करना चाहते हो, हाँ, आपको एक चीज में ध्यान रखो, आपको क्वालिटी में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज ही नहीं करना है बिल्कुल कहीं। कॉम्प्रोमाइज नहीं बिल्कुल करना है, उनकी कंट्री के जैसे आपको बनाना है। बिल्कुल इसीलिए आपका जो R&D है, हाँ आपका जो QC है, QA है, हाँ, इसको बहुत स्ट्रांग रखना। सही बात है, सही क्वालिटी बात है। क्वालिटी एक बार बन गया, आपको चांस मिलेगा ही चांस आपको। आप जब मिलेगा ही, मिलेगा ही, सब इतना जन कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। आप भी करोगे। हाँ तो आप जब करोगे, एक बार आपने सप्लाई किया, वहां से कुछ कंप्लेंट्स नहीं आना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो आप बिल्कुल, अगर मान लीजिए फॉरेन की कंट्रीज में आपने एक्सपोर्ट कर दिया और क्वालिटी में इश्यू आया, कंप्लेन आया, तो उसको आप हैंडल कैसे करते हैं? इस पे थोड़ा जानकारी दे दीजिए। ये बहुत अभी तक का हमारा एक्सपीरियंस एक आधा थोड़ा सा ऐसा नहीं कि नहीं आया है। हाँ वहां से जैसे यहाँ पे डोमेस्टिक में क्या होता है कि हम बोलते हैं प्रॉब्लम है, ठीक है भेज देना, हम रिप्लेस कर देते हैं। हाँ ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके इंपोर्ट किया हुआ सामान आ नहीं सकता है, हाँ उसका प्रोसीजर इतना स्ट्रिक्ट है, हम उस लाइन पे चलते नहीं है। ओके हम सीधे बोलते हैं कि कुछ अगर लॉस भी होता है, ओके कुछ वो बियर करे, कुछ हम बियर करे, तो उनको प्रोडक्ट में हम आइदर उनको डिस्काउंट दे देते हैं, ओके या तो हम कुछ प्रोडक्ट जो नेक्स्ट ऑर्डर में कुछ एक्स्ट्रा फ्री भेज देते हैं, गुड्स फ्री गुड्स करके। दे के भेज ओके देते हैं। ओके बहुत बढ़िया। लेकिन हमने ऑलवेज कोशिश करते हैं जब भी जाएगा डबल ट्रिपल चेक करने के बाद ही सामान भेजते हैं। ओह ग्रेट ग्रेट फैंटास्टिक। ओके रमेश जी, आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी एक्सपोर्ट के बारे में। जी, अब समय की मर्यादा, अपनी मर्यादा है, जी। तो उसमें ही हमें करना था। तो जाते जाते आप हमारे दर्शकों को, स्पेशली यंग जनरेशन को, क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, जब यंग जनरेशन को मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि ये जो IVD इंडस्ट्री है, इन विट्रो डायग्नोस्टिक्स, इसमें आपको ये रिलेटेड टू इन्वेस्टिगेशन, रिलेटेड टू ब्लड, तो इसका कभी एवरग्रीन इंडस्ट्री है, ये कभी भी ये नीचे नहीं जाने वाले हैं। पीपल आर नाउ मोर कॉन्शियस अबाउट देयर हेल्थ। तो उनको आप पहले ज़माने में आप देखेंगे, कुछ बुखार आया तो टैबलेट ले लिया, बस हो गया उसका। लेकिन आज के ज़माने में ऐसा नहीं है। पीपल ऑलवेज प्रेफर टू गो टू द डॉक्टर्स, एंड डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं तो वो जांच करते हैं। अपॉर्चुनिटी डे बाय डे बढ़ रहा है, लेकिन इसमें एक चीज़ है कि जितना प्राइसिंग, हर इंडस्ट्री का प्राइसिंग आपको बढ़ते हैं, हर जगह हाइक हो रहा है, लेकिन यहाँ पे लेकिन प्राइस जो अभी देखा गया है लास्ट अगर 20 साल में देखो, डे बाय डे और एक टाइम के बाद प्राइस तो कभी बढ़ते नहीं है, वो डिक्रीज ही रहा है, वो इंक्लाइन में ही रहता है वो। तो अब इसको रहते हुए भी लेकिन अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसके अंदर यंग जनरेशन को आना चाहिए, इसको थोड़ा सा एक एनालिसिस करना चाहिए कि वाई प्राइसिंग आर नॉट गोइंग हाई। हमने जो ट्रू मैन्युफैक्चरर है तो हमको पता है कि इसका रॉ मटेरियल आता है बाहर से, रॉ मटेरियल का प्राइस कभी घटते नहीं है, रॉ मटेरियल का प्राइस भी डे बाय डे कुछ ना कुछ बढ़ते रहता है, लेकिन प्राइसिंग फिर कंप्रोमाइज हो रहा है, मार्जिन में कंप्रोमाइज हो रहा है, बाकी फैसिलिटीज़ में। ये यंग जनरेशन को आके इसके ऊपर एक एनालिसिस करना चाहिए, और आएंगे तो ये जो सोसाइटी के लिए बेटर है। बट एक चीज़ आपको बताएंगे कि आपको ऐसे भी लग रहा है कि इतना ज़्यादा कंपटीशन है तो क्यों आएंगे आप, लेकिन एक चीज़ आप जान के रखना, गोलकीपर रहते हुए भी गोल होता है। आपको ये करना चाहिए, नहीं, इसको आपको सुधार करने की भी ज़रूरत है,
अपॉर्चुनिटी बहुत है। यहाँ पे एमडी पैथोलॉजी डॉक्टर है, लेकिन साथ साथ में डीएमएलटीज भी लैब चलाते हैं, तो अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। आज की डेट में अगर आप विलेज एरिया में भी जाओगे, वहाँ पर भी पैथोलॉजी लैब है। आज से 15 साल पहले आप कोई सोच ही नहीं सकता था कि वहाँ लैब मिलेगा, लेकिन आज की डेट में हर तालुका, हर गांव में बिल्कुल ये लैब वहाँ पे मिलेगा आपको, एवं कंप्यूटराइज्ड लैब, ऐसे नहीं है। और इवन आइदर डीएमएलटी या तो कोई डॉक्टर्स का प्रिस्क्राइब के साथ ही होता है वो। तो प्रोस्पेक्ट है यहाँ पे, आप इसको आना चाहिए, देखना चाहिए, नॉलेज लेना चाहिए, इस विषय में पढ़ना चाहिए, तो डेफिनेटली गुड स्कोप, यही बोलना चाहता हूँ। तो मित्रों, आज आपने देखा इस मेड डिवाइस शो के जरिए कि हमारे मित्र रमेश चक्रवर्ती जो एकदम दूर ग्रामीण इलाके बंकुड़ा नामक छोटी जगह से आकर के मध्यम स्तरीय परिवार से, मध्यम वर्गीय परिवार से पढ़ाई करने के बाद झारखंड जैसे शहर में उन्होंने अपना ग्रेजुएशन, स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री ली। उसके बाद मुजफ्फरपुर बिहार से उन्होंने एमबीए किया। बम्बई में आए अपने अनेकों सपने लेकर करियर बनाने के लिए। 20 साल नौकरी की। 20 साल की नौकरी में अपने कंपनी को, जिस कंपनी के लिए वो काम करते थे, उस कंपनी को उन्होंने अनेकों फायदे करवा के दिए थ्रू हिज सोर्सिंग, थ्रू हिज रिलेशन, थ्रू लर्निंग एंड थ्रू डेवलपिंग मोर एंड मोर रिलेशंस। उसके बाद उन्होंने अपना व्यापार शुरू कर दिया और अपना व्यापार में उतरने के बाद उन्होंने टोटल डोमेस्टिक मार्केट में उतरे। डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ उन्होंने एक्सपोर्ट पे फोकस किया और आज की तारीख में वो 15 से ज़्यादा देशों में माल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि ये सब चीज़ें उन्होंने सीखी थी अपने नॉलेज रैपिड डायग्नोस्टिक से, जहां वो सोर्सिंग करने जाते थे। जहां से उन्होंने सोर्सिंग की वहां एक्सपोर्ट नहीं किया, वो उन कम देशों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं जहां लाइसेंसिंग और डॉक्यूमेंटेशन की परेशानियां कम से कम है, और अपने आप को तैयार करते जा रहे हैं कि जहां डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेसेस और कंप्लायंस करने पड़ेंगे वहां वो कर लेंगे और बाद में वहां एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगे। तो हम इसी के साथ हम रमेश जी का धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो आज हमारे इस पॉडकास्ट में आए और हम सबको अपने नॉलेज से खूब जानकारियां दी। तो ये प्लेटफॉर्म आप सभी के लिए है और आप से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आप भी किसी ऐसी शख्सियत को जानते हैं मेडिकल डिवाइसेस और डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री में, तो उन्होंने स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल करके हमें आप बताइए कि उन्हें बुलाया जा सकता है। हमारी टीम उस पर रिसर्च करके उन्हें डेफिनेटली कांटेक्ट करके बुलाएगी यहाँ। तो आप सभी से निवेदन है कि मेरे साथ रमेश जी का स्वागत करने में जुड़ जाइए। मैं रमेश जी, दिस इज द मेड डिवाइस मोमेंट। आप हमारे पास आए, मेड डिवाइस सर्कल से जुड़े, आपका खूब आभार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।